तो सबसे पहले तो सीनवीसी आवाज़ की तरफ से हमारे उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि और उनके परिवार को हिम्मत दे ईश्वर, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन चलिए अब बाज़ार की बात करेंगे और तस्वीर जो रखते हैं आपके सामने दुनिया भर के बाज़ारों से जो निकल के आ रही है वो कमज़ोरी वाली है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी आप देखेंगे हल्का सा ऊपर दिख रहा है आपको, लेकिन ग्लोबल मार्केट के संकेत और घरेलू मार्केट के संकेत ये आपको पहले नज़र रखते हैं। आपके एशिया बाजार देखिए कमज़ोर शुरुआत हुई है। क्यों हुई है कमज़ोर शुरुआत, ये समझना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में कल एक रिटेल डेटा आया जो बहुत कमज़ोर है और करीब करीब एक दशक से ज़्यादा के निचले स्तर का आंकड़ा उसने दिखाया। उसके बाद वहाँ थोड़ी निराशा हुई और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी जो बयान, जो स्टेटमेंट होते हैं कि इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, उस तरह में इस तरह के जो आंकड़े आते हैं वो थोड़ी मुश्किल करते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वहाँ थोड़ा दबाव बना। दूसरी स्थिति क्या हुई ग्लोबल मार्केट में कि जो चीन और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है उनके व्यापार समझौते को लेकर, उसमें बहुत थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। 2 दिन की वार्ता के बावजूद अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मुद्दे अनसुलझे हैं और शायद उसमें भी और वक्त लगेगा या हो सकता है कि उसमें कुछ रुकावट भी आ जाए। ऐसे संकेत दोनों ही तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो वार्ता विफल हो जाएगी या फिर वार्ता के लिए समय थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि 1 मार्च की जो डेडलाइन है वो ट्रम्प साहब कह चुके हैं वो एक्सटेंड कर सकते हैं अगर बातचीत सही दिशा में चलती है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत थोड़ी प्रोग्रेस हुई है, बहुत ज़्यादा वहाँ से काम हुआ नहीं है, ये आप कह सकते हैं। तीसरी बड़ी समस्या कच्चे तेल की है। कच्चा तेल देखिए $65 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। ये चिंता की दिक्कत है। कल गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट दिया था कि 10% उछल के $67-68 के आसपास पहुंच जाएगा, जिसके बिल्कुल ये करीब पहुंच चुका है। सऊदी अरब ने सप्लाई घटाई भी है और उसने कहा है कि और ज़्यादा वो कटौती कर सकते हैं प्राइस मैनेजमेंट के लिए। तो ये 3 बड़े फैक्टर थे जो दुनिया के बाज़ारों के लिए बहुत अहम थे और इसीलिए आप देखेंगे कि दबाव के साथ अमेरिका में कारोबार हुआ और एशिया की शुरुआत भी कमज़ोर होती हुई दिख रही है। घरेलू फ्रंट पे जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि एक बहुत ही कायराना हरकत हुई और उसके बाद हमारे कई जवान शहीद हुए, जो कि एक बहुत दुखद की घड़ी है। पूरा देश इसमें साथ है। तो ये घरेलू फ्रंट में थोड़ा सा निराशा वाली बात है। लेकिन आज कैसे ट्रेड सेटअप होगा, क्या ट्रेड आपको लेना चाहिए, बाजार को कैसे अप्रोच करना चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हुए हैं दिल्ली स्टूडियो से। वीरेंद्र, क्या रखे ट्रेड आज, चूँकि कल हमने देखा कि FIIs ने बिकवाली करी है, तो क्या ट्रेड क्या बनता है आज का? हालांकि कल जो आपने निफ्टी एक्सपायरी का पोल दिया तो बिल्कुल एकदम सटीक रहा। अब आज के लिए बताइए। जी देखिए, एग्जैक्टली जिस रेंज की प्रेडिक्शन हमने पोल में की थी और जो ऑप्शन डेटा कह रहा था क्लोजिंग उसी के मुताबिक आई है। लेकिन निफ्टी के लिए थीम क्या होगी? देखिए, निफ्टी अब जिस क्लस्टर में है नीरज जी, उस क्लस्टर का लो है 710 720। याद रखिए, कल भी मैंने कहा था कि 730 के नीचे अपने शॉर्ट ट्रेड को आपको नहीं रखना है। वही एग्जैक्टली डे लो था। तो नीचे का जोन है 710, ऊपर का अगर आप देखें जोन है 840। अब हमारा निफ्टी इस दायरे में है, याद रखिएगा। तो इस 100 और 125 पॉइंट के दायरे में आपको निफ्टी को खेलना है। निफ्टी बैंक क्या करके गया? निफ्टी बैंक ने कल 26,800 को डिसाइसिवली नहीं तोड़ा और ऊपर अगर आप देखें 27,100 एक बड़ा सप्लाई जोन है। तो निफ्टी के लिए 10,710 और ऊपर 840, निफ्टी बैंक के लिए 26,800 और 27,100। मैं आज ये निफ्टी के लेवल्स की बात नीरज इसलिए पहले कर रहा हूं क्योंकि आजकल का सेशन जो है ना वो मल्टीपल डायमेंशनल सेशन हो गया है। फर्स्ट पार्ट में कुछ होता है, सेकंड हाफ में कुछ और होता है, आखिरी के 1 घंटे में कुछ और होता है। तो इसीलिए हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना पड़ेगा। अब देखिए, ये रेंज थी। FIIs कैश में सेलिंग कर रहे हैं। कल अगर आप देखें तो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें काफी लॉन्ग पोजीशंस को लिक्विडेट किया है। लगभग 27,000 लॉन्ग नीरज जी कल FIIs ने काट ली है और लगभग 17,000 शॉर्ट्स जोड़ी है। तो एक प्रेशर आ सकता है कैश में और इंडेक्स पे शॉर्टिंग का। इसलिए करना क्या है, याद रखिए, एक ओपनिंग के बाद बाजार जब ठहरे उसके बाद क्या करना है, देखना एग्जैक्टली कि 800 790 780 पर निफ्टी का बिहेवियर क्या है। अगर ये वहां से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, कोई मोमेंटम जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस वक्त हमको शॉर्ट करना है निफ्टी को। याद रखिए, स्टॉप लॉस इन पोजीशंस पे क्या रहेगा? 830 जैसे कि मैंने कहा काफी क्रिटिकल लेवल रहेगा, उस पर 10 पॉइंट का फिल्टर देके 840 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करना है। लेकिन याद रखिए 730 740 710 की ट्रैजेक्टरी में इन शॉर्ट्स को कवर कर लीजिएगा। ये रहेगी निफ्टी पर व्यू। लेकिन नीरज जी एक और बताऊं मैं आपको कि 10,700 हमारा इस सीरीज का बेस है। अगर वो वॉलेट होता है तो नो डाउट दिक्कतें बढ़ेंगी और
उस कंडीशन में आपको एक काम करना है कि 21 फरवरी की जो पुट है 10,500 की, वो करीब 9 साढ़े 9 रुपए की है, उस पर ध्यान रख के चलना है। अगर 700 वॉलेट होता है तो कम से कम 80-90 पॉइंट का एक स्विंग इंट्राडे में मिल जाएगा नीचे की तरफ, तो निफ्टी को ऐसे प्ले करना है। रही बात निफ्टी बैंक की, अगर आज एक फ्लैट ओपनिंग के बाद थोड़ी सी वीकनेस बढ़ती है और ये 26,800 को वॉलेट करता है तो ये भी एक शॉर्टिंग का मौका देगा, और उस कंडीशन में 27,050, 27,100 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक को शॉर्ट करें। बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये 26,554 तक की ट्रेजेक्ट्री में जाए, तो इस तरीके से अप्रोच करना है। लेकिन याद रखिए ऊपर की तरफ 10,840 और निफ्टी बैंक पर 27,100 एक सबसे बड़ा क्रिटिकल लेवल रहेगा, जिसके पार होने पे शायद एक शॉर्ट कवरिंग मूव जनरेट हो सकता है। नीरज जी। वीरेंद्र, 800 के आसपास जो निफ्टी दिख रही है इस समय SGX निफ्टी, तो यानी अगर खुले थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर तो खुलते ही शॉर्ट करना है, और अगर नीचे की तरफ वो गैप डाउन दे तो आपको थोड़ी देर रुक के फिर लॉन्ग करना है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, देखिए मैं शायद नीरज जी इस बाजार में लॉन्ग्स को अवॉइड करूंगा। अभी जिस प्रकार का डेटा है ना, और जिस प्रकार की सेलिंग हायर लेवल से आ रही है, मोमेंटम जनरेट नहीं हो पा रहा है। कल आप देखिए यस बैंक नहीं होता तो शायद ये क्लोजिंग कुछ और होती, निफ्टी बैंक की भी और निफ्टी की भी क्लोजिंग कुछ और होती नीरज जी। तो कल शायद इस एक्सपायरी को बचा के ले गया यस बैंक बिकॉज ऑफ निफ्टी बैंक, अदरवाइज ये एक्सपायरी कुछ और होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आज एक बड़ा दिन है भी, कोई बड़ा फैसला हो भी सकता है जी, रिटेलिएशन का कोई फैसला, वो थोड़ा सा अगर आप देखें रिस्क बढ़ा देगा नीरज जी। जी हाँ, तो बड़ा सावधानी से ट्रेड करना है, और जैसा कि वीरेंद्र बता रहे कि आप थोड़ा सा लॉन्ग के लिए एकदम हड़बड़ाहट मत करिए, देखिए पहले खुलता कैसे है, और 2 मिनट देखने में कोई बुराई नहीं, उसके बाद पोजीशन बनाए। तो ये तो हुआ बात कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स भी होंगे जहां पे आपको लॉन्ग या शॉर्ट के मौके मिलेंगे। हेमंत के पास सीधे चलते हैं। हेमंत, टॉप स्टॉक्स कौन से हैं जहां पे आज ऊपर या नीचे के मूव हो सकते हैं? जेट एयरवेज पर रहेगी नज़र। देखिए मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आए थे, घाटे का अनुमान था, घाटा ही आया है, करीब करीब 590 करोड़ रुपए का लॉस इन्होंने पेश किया है मुनाफे के मुकाबले। लेकिन कर्ज के निपटारे की योजना को दरअसल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और अगली बैठक जो है बोर्ड जो है वो 21 फरवरी को यानी अगले हफ्ते बृहस्पतिवार को करने वाला है। और मोटा मोटी वही प्लान सामने निकल कर आ रहा है कि जो जिन्होंने इनको कर्ज दिया है वो इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, और बैंकर्स की हिस्सेदारी इस एयरलाइन में 50% हो जाएगी। उसके बाद नरेश गोयल की हिस्सेदारी घटकर 25% और एतिहाद की हिस्सेदारी 12% होने वाली है। तो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का जो एक ड्राफ्ट था उसको दरअसल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो आप कह सकते हैं एक कदम आगे और ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा जेट के अलावा नज़र रखिएगा आज चीनी की कंपनियों के ऊपर, और ध्यान रखिए 2-3 दिन से चीनी की कंपनियों में तेज़ी देखने को मिल रही थी, जब से CNBC आवाज़ ने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि चीनी मिलों ने मांग करी है कि 35 रुपये प्रति केजी तक की MSP तय की जाए। तो देखिए MSP तो बढ़ गई है, लेकिन ये 35 नहीं 31 रुपए तक ही बढ़ी है, तो 2 रुपए जो है MSP में बढ़ोतरी कर दी है। चीनी कंपनियों के लिए अच्छी खबर, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ध्यान रखिएगा चीनी के शेयरों में तेजी देखी जा चुकी है, और कल के सत्र में भी हम 2 दिन से कह रहे थे कि चीनी शेयर खरीदिए, तो आज खबर आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नज़र रखिएगा इन्फोसिस के स्टॉक पर, और वो इसलिए क्योंकि इनके हाथ RBL बैंक से फिनेकल सॉफ्टवेयर का एक ऑर्डर हाथ लगा है। GS के कंज्यूमर पर रखिएगा नज़र, 35% प्रॉफिट जो है वो इनका बढ़ गया है। रेवेन्यू देखिए 7.5% बढ़ा है। एबिटा देखिए 15% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन देखिए 20% से बढ़कर 21.5% के हाथ आ गए हैं। तो GS के कंज्यूमर के बहुत ही शानदार नतीजे। नेस्ले के नतीजों पर रखिएगा नज़र, और आज यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। नेस्ले के नंबर्स बेहद कमज़ोर आए हैं बाजार बंद होने के बाद। वरुण थोड़ी देर में बताएंगे किस तरह के डाउनग्रेड्स यहाँ पर हाथ लगे हैं। तो GS के कंज्यूमर पॉजिटिव, नेस्ले नेगेटिव। एवररेडी ये स्टॉक में बहुत सारी र्यूमर्स आ रहे थे बीच में कि कंपनी में कुछ हिस्सेदारी बिक सकती है, लेकिन देखिए वो सब तो हो नहीं रहा है, और इस कंपनी के नतीजे जो आए हैं वो बहुत ख़राब आए हैं। मेरे लिहाज से ये बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये किस दिन होगा ये पता नहीं, लेकिन डील की होप बड़े दिनों से बाजार में है, लेकिन ये डील हो नहीं रही है, और बहुत पैसा इसमें लोगों ने गंवाया है। और आप देखिए 99% मुनाफा यहाँ पर घटता हुआ। अब तो 20-21 करोड़ के मुकाबले
तो प्रॉफिट है वो बिल्कुल देखिए कुछ लाख में, या बिल्कुल 20 लाख 20 लाख हो गया, 1 करोड़ भी नहीं है। कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे बहुत सारी उम्मीदें कई और इनके शेयर महीनों से चल रही हैं, बहुत प्लेज भी है महीनों से। प्लेज वाले शेयरों में एक जो एक्सीडेंट आगे हो सकता है, जैसा कि हमने आपको याद है पराग में कहा था और बाकी स्टॉक्स में कहा था, वो ये हो सकता है। तो नजर पे रखिएगा इसको, खरीदने की चेष्टा बिल्कुल भी मत करिएगा स्टॉक को। चलिए, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिएगा और अब नजर डालते हैं कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स पे। मोदित गोयल एसएमसी ग्लोबल के हैं, उनका मानना है कि मुथूट फाइनेंस में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 520 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस और 540 का टारगेट होना चाहिए। आनंद राठी के जय ठक्कर ने कॉल दी है टाटा ग्लोबल पे, इसमें इनका मानना है कि स्टॉप लॉस 186 पे लगाए और 198 का टारगेट लीजिए। स्वाति होतकर निर्मल बंग की हैं, उनका मानना है कि अपोलो हॉस्पिटल में बेचना चाहिए, 1100 रुपए का लक्ष्य रखिए और 1170 का स्टॉप लॉस। तो ये 3 और ट्रेडिंग कॉल्स है। लेकिन ब्रेकवेज रिपोर्ट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं और वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जेट पे आया क्या कुछ? नहीं, देखिए अब तक जेट पे तो कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ओएनजीसी, नेस्ले, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनके ऊपर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। सबसे पहले ओएनजीसी पे बताता हूँ, तो ब्रोकरेज हाउस इस कंपनी के नतीजे से काफ़ी खुश है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। डॉयचे बैंक का कहना है कि नतीजे काफ़ी अच्छे थे, एस्टीमेट से काफ़ी बेहतर थे, लेकिन इन्होंने आगे के जो ईपीएस एस्टीमेट है उसे काटा है। हालांकि वैल्यूएशन इनको अभी भी इस काउंटर के सस्ते लगते हैं और इसके लिए 187 का प्राइस टारगेट है। यूबीएस खरीदारी की सलाह दे रहा है और 240 रुपये का प्राइस टारगेट ओएनजीसी पे दे रहा है। अब आते हैं नेस्ले पे। नतीजे कमज़ोर थे और ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने जो प्राइस टारगेट है उन्हें घटाया है। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि Q4 काफ़ी वीक है और आगे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो शायद फेवरेबल नहीं है इन लेवल्स पे, और इसके लिए प्राइस टारगेट 8,500 से काट के 8,400 का कर दिया है। अंडरवेट का कॉल है और CLSA ने या आउट परफॉर्मर का कॉल दिया है, लेकिन प्राइस टारगेट जो है 11,950 से काट के 11,500 का कर दिया है। अगली रिपोर्ट अशोक लेलैंड पे है। नमूरा न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, 123 रुपीज़ के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि नतीजे तो ठीक है, लेकिन इनको चिंता है आगे के आउटलुक पे। आगे जो आउटलुक है वो काफ़ी कमज़ोर है और आगे मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है, ऐसा नमूरा का कहना है और इसके लिए न्यूट्रल का कॉल रख रहे हैं। सबसे आखिरी में लेमन ट्री पे JP मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 87 रुपीज़ के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि रेवेन्यूज़ फ्लैट थे, मार्जिन में थोड़े बहुत ठीक ठाक प्रदर्शन देखने मिला है, लेकिन ओवरवेट 87 रुपीज़ का प्राइस है। ये इंटरेस्टिंग है कि लेमन ट्री पर JP मॉर्गन की नज़र पड़ी और कवरेज शुरू किया और रिपोर्ट आ चुकी है। चलिए, शुक्रिया वरुण।